Welcome students in this video lecture. Today with this video lecture we are going to start our new chapter number 7, that is estimation in forging shop. तो जैसे हमने पिछले कई चैप्टर्स में खासकर चैप्टर नंबर 5 से एस्टिमेशन इन मशीन शॉप, एस्टिमेशन इन वेल्डिंग शॉप, इस तरीके से हमने चैप्टर्स को कंप्लीट किया। इस चैप्टर के माध्यम से हम फोर्जिंग शॉप से रिलेटेड जो भी एस्टिमेशन होता है ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग अ प्रोडक्ट और जॉब, उसका हम अध्ययन करेंगे। चैप्टर नंबर 5 से जैसे मैंने आपको बताया कि कभी कभी आपको इससे रिलेटेड छोटा एक शॉर्ट नोट भी पूछा जाता है, और यह चैप्टर नंबर 6 से चालू जाता है, एस्टिमेशन इन वेल्डिंग शॉप, जिसका इंट्रोडक्शन भी हमने पुराने वीडियो लेक्चर में डाला था। ठीक उसी तरीके से चैप्टर नंबर 7 में जो फोर्जिंग शॉप है, इस फोर्जिंग शॉप का भी थोड़ा थ्योरेटिकल पोर्शन शॉर्ट नोट के माध्यम से फाइनल एग्जामिनेशन में प्रायः पूछा जाता है। तो हम इसको भी इस आज के वीडियो लेक्चर में थ्योरी से रिलेटेड इसके सारे जो टॉपिक्स हैं इनको कवर करने का प्रयास करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज़ फोर्जिंग? इट इज़ प्रोसेस इन विच मेटल इज़ हीटेड एट सफिशिएंटली हाई टेम्परेचर टू ब्रिंग इट टू द प्लास्टिक स्टेट। यानी कि इस प्रोसेस के अंतर्गत जो हमारा सॉलिड मटेरियल है उसको हम प्लास्टिक स्टेट तक लेके आते हैं, उसको इतना हीट करते हैं कि वो प्लास्टिक स्टेट तक आए, और ड्यूरिंग दिस प्लास्टिक स्टेट डिजायर्ड शेप इज गिवन बाय अप्लाइंग सफिशिएंट फोर्स आइदर बाय हैंड मैन्युअली और बाय मशीन। और हम इसके बाद जब वो प्लास्टिक स्टेट में आ जाता है तो हम अप्लाइंग फोर्स से हम उसको हाथ से या मशीन के माध्यम से उसे शेप देने का प्रयास करते हैं। और साथ ही साथ इस फोर्जिंग से हम जो हीट है, जो हीटेड पार्ट है, वो प्लास्टिक स्टेट में अलग अलग टेम्परेचर में अलग अलग मटेरियल आता है। ये हम मटेरियल टेक्नोलॉजी में काफ़ी ब्रीफली पढ़ चुके हैं। साथ ही साथ हम यह भी देख चुके हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के दौरान कि फोर्जिंग के माध्यम से बनने वाले डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स, जैसे फॉर एग्जांपल वैगन व्हील या जो छोटे बच्चों के खिलौने रहते हैं, खासकर जो मेटल के बने होते हैं, वो इस तरीके से हम कई प्रोडक्ट इस फोर्जिंग के माध्यम से बनाते हैं। तो जैसे हमने डिफाइन किया है, ठीक उसी तरीके से फोर्जिंग भी दो ही तरीके की होती है। पहला हैंड फोर्जिंग और दूसरा मशीन फोर्जिंग। आइए इसे देखते हैं कि व्हेन फोर्जिंग इज डन बाय हैंड, हाथों के द्वारा होती है पूरी प्रोसेस, तो दिस प्रोसेस इज नोन एज हैंड फोर्जिंग। जैसे आपने कुछ लोगों को कुल्हाड़ी, कुदाली या लोहारगिरी का काम देखा होगा करते हुए, तो वो इसी श्रेणी में आते हैं जहाँ पर हम हर चीज़ हैंड से करते हैं। यानी कि हमारी भट्टी भी, और बहुत छोटी सी एक भट्टी होती है जिसमें हम मटेरियल को गर्म करते हैं और फिर उसको डिज़ायर्ड शेप देते हैं थ्रू पिटिंग या फोर्स के द्वारा, हैमर्स, डिफरेंट हैमर्स के माध्यम से ठोककर। इसके उलट जो हमारा फोर्जिंग का काम है, जो प्रेसिंग का काम है, यदि वो मशीन के माध्यम से हो तो हम इसे मशीन फोर्जिंग कहते हैं। द प्रोसेस इन विच फोर्जिंग इज डन बाय मशीन्स आर नोन एज मशीन फोर्जिंग। मशीन से यदि हम उस फोर्जिंग प्रोसेस को कंप्लीट कर रहे हैं तो वी कॉल्ड इट एज मशीन फोर्जिंग। यह मशीन फोर्जिंग मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। पहला स्मिथ फोर्जिंग, दूसरा ड्रॉप फोर्जिंग और तीसरा प्रेस फोर्जिंग। ये 3 अलग अलग प्रकार की मशीन फोर्जिंग से रिलेटेड टर्म्स होती हैं, और ये कभी कभी परीक्षा में पूछी भी जाती हैं। स्मिथ फोर्जिंग किसे कहते हैं? इन दिस प्रोसेस metal is heated in suitable force
and then shaping of the metal is carried out by power or steam hammers and hand tools. तो जो प्रोसेस है मेटल की, ये फोर्जिंग की, ये स्मिथ फोर्जिंग कहलाती है, और हम इसमें मेटल को जो पावर या स्टीम हैमर की सहायता से और साथ ही साथ हैंड टूल की सहायता से उसे इधर उधर घुमाने की ज़रूरत जब पड़ती है, गरम जो हीटेड हमारा मटेरियल रहता है उसको जब हम घुमाते हैं तो वी कॉल्ड इट एट स्मिथ फोर्जिंग। और इसी नाम से हम इसे फोर्जिंग को हम स्मिथी भी कहते हैं, स्मिथी शॉप, SMITHY, स्मिथी शॉप। तो यह एक प्रोसेस है और इसी के द्वारा हमारा नाम भी आता है, दैट इज स्मिथी। वी कम फॉर नाउ ड्रॉप फोर्जिंग। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ हैमरिंग द मेटल ड्यूरिंग प्लास्टिक स्टेट इन इम्प्रेशन डाइज। हम जो प्रोसेस है उसको हीटेड मेटल को हम सीधे प्लास्टिक स्टेट में लाने के बाद हम उसे इम्प्रेशन डाइज में डालते हैं। डाई यूज्ड इन 2 parts. One die is allowed to drop on the other. The hot metal in the plastic state is the squeezed between the 2 dies and thus form the desired shape of the forged product. तो हम ये डाई का प्रयोग करते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में। आपने इस ड्रॉप फोर्जिंग को काफ़ी डिटेल में देखा होगा, प्रेस फोर्जिंग और ड्रॉप फोर्जिंग को। तो ये जो डाई हम प्रयोग करते हैं, इस डाई के बीच में जो हमारा प्लास्टिक मटेरियल रहता है और डिज़ायर्ड शेप रहता है, उस डिज़ायर्ड शेप को हम इजीली अचीव कर लेते हैं विद इन द डाई। जो हमारे टूल्स के स्पैनर रहते हैं, जो जिसे हम रिंग स्पैनर, डी स्पैनर या ओपन स्पैनर कहते हैं, ये सारे आप यदि इसके ऊपर देखेंगे तो वो लिखा होगा कि दीज मेड बाय ड्रॉप फोर्जिंग। यदि हम पर्टिकुलर स्क्रू ड्राइवर, स्पैनर्स, रिंग स्पैनर या फिट स्पैनर या ओपन स्पैनर, इनको हम ड्रॉप फोर्जिंग के माध्यम से ही बनाते हैं। प्लास्टिक मटेरियल स्टेट को लाकर 2 डाइस के बीच में चिपका देते हैं, जिससे कि ये जो डिज़ायर्ड शेप है वो बन जाता है। नेक्स्ट देखते हैं प्रेस फोर्जिंग। वेरी हैवी फोर्जिंग्स आर गिवन प्रॉपर शेप बाय दिस प्रोसेस। बहुत ज़्यादा जो हैवी प्रोसेस रहती हैं उनको हैवी शेप रहता है, तो उसको हम प्रेस फोर्जिंग के माध्यम से बनाते हैं। दिस प्रेसेस कैन आइदर बाई हाइड्रोलिकली ऑपरेटेड और मैकेनिकली ऑपरेटेड। आप इसे हाइड्रोलिकली यानी कि विद यूज़ ऑफ ऑयल और फ्लूइड के माध्यम से भी ऑपरेट कर सकते हैं, और आप इसे मैकेनिकली भी ऑपरेट कर सकते हैं थ्रू गियर्स एंड मोटर। Press forging methods employs squeezing of plastic metal or metal in plastic condition and gives the required shape in the dies. तो देखिए ड्रॉप फोर्जिंग और प्रेस फोर्जिंग में यहाँ पर डाई का प्रयोग होता है, इसमें भी डाई का प्रयोग होता है, लेकिन इसमें सारा काम मशीन के माध्यम से होता है। हमारे जो बर्तन बनते हैं वो इसी प्रेस फोर्जिंग के माध्यम से बनते हैं। जो हम खाने के बर्तन प्रयोग करते हैं मुख्यतः हैंडोलियम और एल्यूमिनियम, स्टील, ये सारे बर्तन हम प्रेस फोर्जिंग के माध्यम से ही हमारा प्राइमरी शेप हम इसे देते हैं। तो प्रेस फोर्जिंग में इस तरीके से डाइस का प्रयोग नहीं होता है। डाई सिर्फ एक ही शेप में रहती है और हम इसे स्क्वीज़ करते हैं, और इस स्क्वीजिंग के द्वारा जो रिक्वायर्ड शेप रहता है उस डाई में हम उसे अचीव करते हैं। ड्रॉप फोर्जिंग में हमारी डाई रहती है डेफिनेटली, और डाई के बीच में बहुत हैवी प्रेशर लगता है, जिसके कारण हमारा जो डिज़ायर्ड फोर्जिंग रहती है वो अचीव होती है। नेक्स्ट देखते हैं फोर्जिंग ऑपरेशन। कुछ फोर्जिंग ऑपरेशन, इसके ऊपर भी कभी कभी छोटे शॉर्ट नोट्स आते हैं। तो ये मुख्यतः है ड्राइंग डाउन। तो सबसे पहला है ड्राइंग डाउन। इट इज़ नोन ऑल्सो नोन एज ड्राइंग आउट, drawing down या drawing out, both are same. This operation is performed to increase the length of the workpiece in forging by decreasing the cross sectional area। यानी कि आपको drawing down या drawing out यदि ये करना, दोनों प्रोसेस एक ही है, ये करना हो तो आपको जो यदि उसकी डायामीटर है
उसको कम करते हुए उसकी लेंथ को हम बढ़ाते हैं। नेक्स्ट इज अपसेटिंग। दिस इज द रिवर्स ऑफ ड्राइंग डाउन। ये एग्जैक्टली अपोजिट है अपसेटिंग ड्राइंग डाउन के। यहाँ पर क्रॉस सेक्शनल वर्कपीस को इंक्रीज करते हैं और डिक्रीज करते हैं किसको, लेंथ को। तो दिस इज रिवर्स ऑफ ड्राइंग डाउन ऑपरेशन। इन दिस ऑपरेशन द क्रॉस सेक्शन ऑफ द वर्कपीस इज इंक्रीज्ड एट द एक्सपेंस ऑफ लेंथ, यानी कि लेंथ कम करते हैं और क्रॉस सेक्शन को बढ़ाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं बेंडिंग। बेंडिंग इज डन बाय होल्डिंग द वर्कपीस बिटवीन द टू फिक्सचर्स एंड डिजायर्ड बेंड कैन बी गिवन बाय स्ट्राइकिंग द वर्कपीस विद द हेल्प ऑफ हैमर। बेंडिंग करने के लिए हम जो शीट है हमारी उसको ठोकते हैं और जो जितना बेंड हमें चाहिए उस बेंड को अचीव करते हैं विद हेल्प ऑफ टेम्पलेट। टेम्पलेट क्या होता है, सपोज हमें एक रेडियस बनाना है और एक शीट को उस रेडियस के आकार का मोड़ना है, तो हम उस रेडियस का टेम्पलेट बनाएंगे और उस टेम्पलेट को बार बार चेक करते रहेंगे ड्यूरिंग द प्रोसेस, और जब तक उसको फोर्जिंग हैमरिंग करते रहेंगे जब तक कि वो डिज़ायर शेप में मिल नहीं जाए। सो वी कॉल इट एज बेंडिंग। पंचिंग एंड ड्राफ्टिंग। अब ये दोनों प्रोसेस एक साथ ली जाती हैं। आप देख सकते हैं जैसे एक ही जगह लिखी हुई हैं, बोथ आर ऑलमोस्ट सेम, थोड़ा सा अंतर है। तो पंचिंग ऑपरेशन इज परफॉर्म बाय अ टूल कॉल्ड पंच। तो पंच की सहायता से हम पंचिंग ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। किस लिए करते हैं, टू प्रोड्यूस होल। तो होल जब हमको बनाना रहता है तो पंच के माध्यम से हम इसको ठोकते हैं और जिससे कि हमें होल मिलता है। द वर्क पीस व्हेन इट इज़ इन हॉट स्टेट, जब वो गर्म स्टेट होगा और यदि आप मटेरियल गर्म होगा और आप पंच की हैमर और पंच की सहायता से उसे ठोकेंगे तो जो होल मैन्युफैक्चर होगा वी कॉल्ड इट एज पंचिंग प्रोसेस। एंड ड्राफ्टिंग इज एन ऑपरेशन कैरिड आउट ऑन बाय अ स्पेशल टूल नोन एज ड्राफ्ट टू एनलार्ज द होल। देखिए मैंने इसीलिए आपको बोला बोथ द प्रोसेस आर ऑलमोस्ट सेम। पंचिंग में हम सिर्फ होल बनाते हैं, जबकि ड्राफ्ट में हम ऑलरेडी बने हुए होल को वही प्लास्टिक या गर्म स्टेट में उसको एनलार्ज करते हैं। तो वी कॉल्ड इट एज ड्राफ्टिंग। तो इसके पंच के लिए कई तरीके के पंच आते हैं। हॉलो पंच, जिसमें मटेरियल जो एक्सेस मटेरियल आपको रिमूव करना है वो निकल जाता है। लेकिन ड्राफ्टिंग टूल एकदम अलग होता है जिसे कि हम ड्राफ्ट कहते हैं। और इस ड्राफ्ट गोल नहीं होता, कभी कभी अलग अलग शेपों में भी होता है, जिसकी सहायता से हम उसको ठोक कर जो ऑलरेडी पंच्ड होल है उसको हम और बड़ा करते हैं। और ये ड्राफ्टिंग, जब पंचिंग के माध्यम से हम होल बनाते ही हैं तो फिर ड्राफ्टिंग करने की क्या ज़रूरत है, यह भी एक जेन्युइन क्वेश्चन है। तो जब हम पंचिंग कर लेते हैं तो हो सकता है कि हमें उससे बड़ा होल का पंच अवेलेबल नहीं हो। दैट्स वाई एट दैट टाइम वी यूज दिस ड्राफ्ट एंड द प्रोसेस ड्राफ्टिंग। तो आई होप दिस इज़ वेरी क्लियर टू यू। नेक्स्ट हम पाते हैं कि जब हम एस्टिमेशन प्रोसीजर करते हैं किसका, फोर्जिंग शॉप का, तो हमें क्या क्या मुख्य बातें ध्यान में रखनी है। सबसे पहला है कि ब्रेकअप द जॉब ड्राइंग इनटू सूटेबल ज्योमेट्रिकल सेक्शन हुज वॉल्यूम कैन ईजीली बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग मेंसुरेशन। देखिए जैसे चैप्टर 3 में हमने मेंसुरेशन के माध्यम से कई डिफरेंट शेप्स का वेट निकालने का प्रयास किया, ठीक उसी तरीके से हम इस फोर्जिंग में जो हमारा रिक्वायर्ड जॉब साइज़ है उसको हम डिफरेंट ज्योमेट्रिकल शेप्स जिसके वॉल्यूम्स हमको पता है उसमें हम विभाजित कर लेते हैं और मेंसुरेशन के माध्यम से उसके वॉल्यूम को निकाल लेते हैं। नेक्स्ट, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ईच सेक्शन नेग्लेक्टिंग राउंडेड कॉर्नर्स एंड टेकिंग सूटेबल अजम्पशन। और ठीक इसी तरीके से हम वॉल्यूम निकाल लेते हैं हर सेक्शन का। नाउ फाइनल टोटल वॉल्यूम ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड बाय सब्सट्रैक्टिंग द वॉल्यूम ऑफ द हॉलो स्पेस। तो जो हॉलो स्पेस के जो वॉल्यूम्स हैं उनको हम डिक्रीज कर देते हैं, हटा देते हैं और फाइनल टोटल वॉल्यूम निकाल लेते हैं। सेम प्रोसीजर दैट वी हैव अडॉप्टेड इन चैप्टर नंबर 3। लास्टली, कैलकुलेट द वेट ऑफ कंपोनेंट बाय मल्टीप्लाइंग द टोटल वॉल्यूम विथ इट्स डेंसिटी। बिल्कुल सेम, हमको डेंसिटी निकाल के
टोटल वेट निकाल लेना है। अब सिंपली इसी प्रोसीजर के सहायता से हमने जैसे चैप्टर 3 में किया था, सेम वही प्रोसीजर है, ऑलमोस्ट शेप्स अलग हैं। तो हो सकता है कुछ फॉर्मूलेज हम नए प्रयोग करें, लेकिन हमारी प्रोसीजर एग्जैक्टली सेम रहेगी एज वी हैव अडॉप्टेड इन चैप्टर नंबर 3। लेकिन इस प्रोसेस के दौरान एस्टिमेशन ऑफ लॉसेस भी बहुत होते हैं, बहुत सारे लॉसेस भी होते हैं। ये लॉसेस क्या है, इसके ऊपर भी शॉर्ट नोट्स कई बार पूछे जाते हैं। सो नाउ वी विल सी इन डिटेल व्हाट आर द लॉसेस वी अकर इन फोर्जिंग प्रोसेस। तो पहला होता है टोंग लॉस। वाइल टोंग लॉस क्या है? टोंग मतलब हम जिससे गरम जॉब को पकड़ते हैं, हीटेड जॉब को पकड़ते हैं, एंड वी कॉल दिस टोंग। टोंग मतलब हमारे घर में प्रयोग होने वाली संडासी, जिससे कि हम बर्तन को पकड़ते हैं। ठीक इसी तरीके से डिफरेंट टाइप्स की टोंग्स आती हैं। तो वो टोंग को जब हम मटेरियल से पकड़ते हैं तो जो लॉस होता है वी कॉल्ड इट एज टोंग लॉस। टोंग मतलब संडसी, जो हमारे घरों में हम गरम बर्तन को गैस से निकालकर या चूल्हे से निकालकर नीचे रखने के लिए प्रयोग करते हैं। While performing the forging operation, some length of stock is required for holding the job in tong। यानी कि इस संडसी में पकड़ने के लिए आपको कुछ थोड़ा सा मटेरियल छोड़ना पड़ता है। तो वो जो होते हैं वो हमारा एक्सेस मटेरियल है। तो ये जो टोंग लॉस है, इसको कंसीडर करते हुए हम 2 से 3 सेंटीमीटर का जो हमारा स्टॉक लेंथ है उसको एक्स्ट्रा पकड़ते हैं, ताकि हम इस टोंग का प्रयोग करते हुए उसे पकड़ सकें। सो वी कॉल्ड इट एज टोंग लॉस, और यह 2 से 3 सेंटीमीटर कंसीडर किया जाता है। यह सारे लॉसेस वाइल ड्यूरिंग हम जब इसके न्यूमेरिकल करेंगे तो आप पाएंगे कि काफ़ी जगह इनके रेफरेंसेस हैं। दूसरा स्केल लॉस। स्केल लॉस क्या है? स्केल मतलब हमारे ऊपर की जो स्किन रहती है, उस मटेरियल की स्किन, नॉट हमारे ऊपर की, मटेरियल के ऊपर की स्किन जब गर्म हो जाती है तो वो एक पतली सी झिल्ली छोड़ती है, एक पतली सी परत छोड़ती है ड्यू टू हीट और ऑक्सीडाइजेशन के कारण। वो एक पतली सी परत उस मटेरियल के ऊपर बन जाती है। तो वी कॉल्ड इट एज स्केल। हम इसी स्केल की बात कर रहे हैं और इसी लॉस की बात कर रहे हैं। द आउटर सरफेस ऑफ द हॉट मेटल इज जनरली ऑक्सीडाइज, and when hammering is done, oxidized film is broken and falls down in the form of scale. It is taken as 6% of the net weight। 6% लेते हैं हम नेट वेट का स्केल लॉस। जब हम किसी मटेरियल को गर्म करेंगे, प्लास्टिक फॉर्मेशन में लाएंगे, उसको हैमरिंग करेंगे, तो ड्यूरिंग हैमरिंग वो ठंडा भी होते जाता है, और ठंडा होने के कारण उसमें स्केल फॉर्म होती है। तो ये हमारे मटेरियल का लॉस होता है, और उस लॉस को कवर करने के लिए ड्यूरिंग द कैलकुलेशन हम नेट वेट जो हमने पहले निकाला है मेंसुरेशन की सहायता से, उसमें हम 6% कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट है फ्लैश लॉस। इट इज़ द सरप्लस मेटल विच कम्स आउट बिटवीन द 2 मीटिंग surfaces of the dies. The surplus material will be all around the periphery of the dies. For getting finished product, this surplus metal is required to be trimmed off. तो ये जो फ्लैश लॉस है, ये जो हमारा सरप्लस मटेरियल रहता है, तो ये डाई की, जैसे सपोज आपने ड्रॉप फोर्जिंग या प्रेस फोर्जिंग की, तो उसमें एक्स्ट्रा मटेरियल जो रिमूव हो जाता है, जो डाइस के बाहर निकल जाता है, उस मटेरियल को हमको उसकी पेरीफेरी कैलकुलेट करनी पड़ती है और उसको फिनिश प्रोडक्ट से निकालना पड़ता है, क्योंकि यह एक्स्ट्रा होता है। तो ये हमारा फ्लैश लॉस होता है, बिकॉज हम इसे ऑलरेडी कैलकुलेशन में ले चुके होते हैं। डाई में डालते हैं, डाई में डालने के बाद जो एक्स्ट्रा डाई से बाहर आ जाता है सरप्लस मटेरियल, उसको हम फ्लैश लॉस के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद है शियर लॉस। द रिक्वायर्ड साइज ऑफ वर्क पीसेस फॉर forging operations are obtained from long bars by sawing और shearing। तो जब हम
shear मतलब काटना. The required size of workpiece for forging operation are obtained from long bars by sawing or shearing. This loss of material is taken as 5% of net weight. तो जब हम किसी लंबे बार को काटते हैं तो हम उसको जब काटते हैं तो उसमें जो लॉस होता है, जो मटेरियल थोड़ा छोटा हो जाता है, इस मटेरियल लॉस को कंप्लीट करने के लिए हम टोटल जो हमारा वेट है उसके 5% को कंसीडर करते हैं. स्प्रू लॉस, द पोर्शन ऑफ मेटल बिटवीन द लेंथ हेल्ड इन द टोंग एंड द मटेरियल इन द डाइस इज कॉल्ड एज स्प्रू लॉस. तो जब हमारा मटेरियल जब मटेरियल टोंग में फंसा हुआ है और मटेरियल डाई में फंसा हुआ है तो हम इसे लेंथ वाइज यदि हम कंसीडर करें तो वी कॉल्ड इट एज स्प्रू, और ये मेटल लॉस में ही आएगा और यह हम 7% लेते हैं. और यदि हम यदि मैं अभी समअप करूं इस वीडियो लेक्चर को, तो अभी हमने इस पूरे वीडियो लेक्चर में हमने जो डिफरेंट टाइप्स के फोर्जिंग होती है उसको देखा. मुख्यतः 2 ही होती हैं, पहला हैंड फोर्जिंग, मशीन फोर्जिंग. मशीन फोर्जिंग में 3 फॉर्म होते हैं, 3 टाइप्स होते हैं, स्मिथ फोर्जिंग, ड्रॉप फोर्जिंग और प्रेस फोर्जिंग. फोर्जिंग ऑपरेशन में मुख्यतः ड्राइंग डाउन, ऑफसेटिंग, बेंडिंग और पंचिंग एंड ड्राफ्टिंग, यह 4 प्रोसेसेस होती हैं. एस्टिमेशन प्रोसीजर को हमने देखा जो एग्जैक्टली सेम है चैप्टर नंबर 3 के हिसाब से. और लास्ट बट नॉट लीस्ट वी सॉ द डिफरेंट लॉसेस occurred during the forging process, जिसमें टोंग लॉस, स्केल लॉस, फ्लैश लॉस, shear लॉस और स्प्रू लॉस मुख्य है. अब ये कोई 5% है, कोई 7% है, कोई लेंथ का 6% है, ऐसे होता है. लेकिन यदि हम इसको नहीं कंसीडर करें और ऐसा कोई टारगेटेड ले, क्योंकि हमको ये लॉस को कंसीडर करना बेहद ज़रूरी होता है, क्योंकि ये लॉस होता ही है जब भी हम फोर्जिंग प्रोसेस करते हैं. तो बजाय इन लॉसेस के हम एक साथ 15 से 20% टोटल नेट वेट ऑफ मटेरियल का भी यदि लें तो ये फोर्जिंग में 15 से 20% का लॉस होता ही है जब भी हम इस प्रोसेस को अप्लाई करते हैं. न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय हम कई जगह इसका प्रयोग करते हैं और कई जगह नहीं करते हैं. सपोज़ हम टोंग लॉस का किसी न्यूमेरिकल में हमने कंसिडरेशन किया है, कहीं पर फ्लैश लॉस का किया होगा, कहीं पर shear लॉस का किया होगा यदि मटेरियल हमारा बहुत लंबा है. तो इस तरीके से हम अलग अलग समय अलग अलग हम जॉब के हिसाब से हम अलग अलग प्रैक्टिसेस इम्प्लीमेंट करते हैं. तो हमारा यदि हम इन पूरे लॉसेस को देखें तो हमारा 15 से 20% लॉस जो है टोटल नेट वेट का हमारा वेस्ट होता है. तो हम जब भी एस्टिमेशन करें फोर्जिंग का तो एक बात ध्यान रखें कि इसमें हमारा मटेरियल लॉस होना स्वाभाविक है. तो इसलिए इसको कंसीडर करते हुए हमें यह एस्टिमेशन करना चाहिए. इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर वी विल सी द बेसिक स्टेप्स वी शुड फॉलो वाइल डूइंग द फोर्जिंग. यानी फोर्जिंग का हम एक एग्जाम्पल के तौर पर सेंटेंसेस में देखने का प्रयास करेंगे ताकि हम सही तरीके से जस्टिफाई कर सकें और फोर्जिंग ऑपरेशन को समझ सकें. सो आई विल स्टॉप हियर स्टूडेंट्स. इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर वी विल डिस्कस द सिंपल प्रोसीजर फॉर forging operation. Thank you very much.